नमस्कार दोस्तों, 27 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साइक्लोन यास 2-3 दिन से न्यूज़ में आ रहा है, तीसरे दिन भी न्यूज़ में है भाई। इसने फाइनली लैंडफॉल कर दिया है बालासोर में। ओके, ये जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये एक्सट्रीमली सीवियर भी हो सकता था, बट चूंकि ये लैंडफॉल कर गया, चूंकि इसको समुद्र का एक्सेस लंबे समय के लिए नहीं मिला, तो ये एक्सट्रीमली सीवियर में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसने लैंडफॉल किया है साउथ ऑफ बालासोर इन उड़ीसा। उड़ीसा में जो बालासोर है उसके लगभग 20 किलोमीटर साउथ में इसने लैंडफॉल किया बिटवीन 10:30 AM एंड 11:30 AM। ये किसने बताया है? ये बताया है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। विंड स्पीड थी 130 से लेके 140 किलोमीटर प्रति आवर। जिस इंटेंसिटी से एक्सपेक्टेड था कि साइक्लोन यास लैंडफॉल करेगा, उतनी इंटेंसिटी से नहीं किया है, बट बॉर्डरिंग रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी तबाही इसने यहाँ पे मचाई है। पहले ये घुसा बालासोर में, फिर ये गया मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड पहुंचते पहुंचते ये साइक्लोन बन जाएगा, ऐसा बोला गया। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने बोला कि 3 लाख घर यहाँ पे डैमेज हो गए हैं इस साइक्लोन के चलते। अब समझते हैं कि साइक्लोन लैंडफॉल का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि जब स्टॉर्म जमीन के ऊपर मूव करता है। ये जो स्टॉर्म है ये ओशन में इंटेंसिफाई हुआ और फिर ज़मीन के ऊपर मूव कर गया। जो सेंटर है स्टॉर्म का, जब वो ज़मीन के ऊपर मूव करता है तो उसको लैंडफॉल बोला जाता है। ठीक है भाई, आप देखोगे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से गर्म ओशंस में आते हैं, गर्म सीज में आते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जो एवरेज वेदर है बे ऑफ बंगाल का, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो इसलिए यहाँ पे साइक्लोन का इंटेंसिफिकेशन और हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो साइक्लोन की स्ट्रॉन्गेस्ट विंड है वो सेंटर पे नहीं होती, सेंटर पे लो प्रेशर होता है। जो इमीडिएट सराउंडिंग से वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, और हो सकता है कि साइक्लोन अगर ऐसे ऐसे घूम रहा हो तो एक तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और एक तरफ थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग हो। तो जब लैंडफॉल नहीं भी करता है, मतलब जब इसका सेंटर समुंदर के ऊपर है और यहाँ ज़मीन है, तो कभी कभी कोस्टल इलाकों में बहुत तेज़ हवा चलने लगती हैं, क्योंकि जो मेन हवा और बारिश हो रही होती है ना, वो साइक्लोन के सेंटर पे नहीं, उसके आसपास के इलाकों में हो रही होती है। तो हो सकता है कि साइक्लोन ने लैंडफॉल ना भी किया हो और कोस्टल इलाकों में बहुत तेज़ हवा और बारिश होने लगे। कभी कभी क्या होता है कि जो सेक्शन साइक्लोन का ज़मीन की तरफ है वो पहले एंट्री मारता है और ये ज़्यादा पावरफुल है तो बहुत तबाही मचाता है। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि कम इंटेंसिव साइक्लोन वाला सेक्शन लैंडफॉल करता है, और फिर जब ओवरऑल सेंटर इसके ऊपर आ जाता है, जब दूसरा सेक्शन आता है भाई लैंड के ऊपर, तब ज़्यादा तबाही मचती है। वो डिपेंड करता है कि साइक्लोन किस प्रकार से लैंडफॉल यहाँ पे कर रहा है। इस लैंडफॉल के साथ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, स्टॉर्म सर्ज आता है, तेज़ पानी बरसता है, ये सब चीज़ें एसोसिएटेड हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अपने डाउट्स इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मैं ज़्यादातर के जवाब देने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर्स की PDF के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू सेटअप वन स्टॉप सेंटर, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा कल एक आपका शॉर्ट भी बनाया था, आपने देखा होगा। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसने बताया कि भाई वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये वन स्टॉप सेंटर कोई नया आइडिया नहीं है, ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेशनल है। देश में 701 वन स्टॉप सेंटर्स 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब ये वन स्टॉप सेंटर्स 10 मिशंस में बनाए जाएंगे, 9 कंट्रीज। 9 कंट्रीज कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE और सऊदी अरेबिया। ये 9 कंट्रीज हैं। सऊदी अरेबिया में 2 वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे, बाकी सारी कंट्रीज में एक एक वन स्टॉप सेंटर बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज क्यों आइडेंटिफाई की गई? मतलब वो कंट्रीज जहाँ पे एक साइजेबल अमाउंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रहती है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। और वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन में जो वुमेन है, अगर उनको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना मिल रही है अपने घर के अंदर से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने हस्बैंड से, या फिर उनको उन कंट्रीज में भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या प्रॉब्लम झेलने को मिल रही है, तो वो इन वन स्टॉप सेंटर्स को अप्रोच कर सकते हैं और इनको यहाँ पे हेल्प दी जाएगी। तो देखिए, दिस इज टू हेल्प वुमेन ओवरसीज हु आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस or are simply stuck due to particular situations. They can now approach these countries for immediate as well as non-immediate support, including legal aid, medical support और counseling. Legal aid, medical support, counseling सब के लिए ये जो वुमेन है वो इन वन स्टॉप सेंटर्स में जा सकती हैं। इंडिया में ऑलरेडी 700 वन स्टॉप सेंटर्स काम कर रहे हैं और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोल रही है 300 और जोड़े जाएंगे।
2015 में इस स्कीम को निर्भया फंड के पैसे से लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस कम हो सके। ठीक है ना। कौन सी अम्ब्रेला स्कीम के अंदर इसको लॉन्च किया गया? नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए पूछे जा सकते हैं। तो प्राइवेट एज वेल पब्लिक स्पेसेस, घर के अंदर जो अत्याचार होता है वुमेन के अगेंस्ट और घर के बाहर जो अत्याचार होता है, दोनों के केसेस में यहाँ पे वुमेन को असिस्टेंस दी जाएगी। किस प्रकार की असिस्टेंस दी जाएगी? इन वन स्टॉप सेंटर्स के थ्रू, जिनको सखी सेंटर्स भी बोलते हैं। तो मेडिकल असिस्टेंस, पुलिस असिस्टेंस, साइको सोशल सपोर्ट काउंसलिंग, लीगल एड काउंसलिंग, शेल्टर, वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, ये सब कुछ दिया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 में रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं हाई लेवल्स ऑफ मरकरी फाउंड इन रिवर्स लिंक टू ग्रीनलैंड आइस शीट। ग्रीनलैंड की अगर आप लोकेशन देखो तो आपको आर्कटिक ओशन में नजर आ रहा है। ये ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क नाम के देश का ये पार्ट है। अभी ग्रीनलैंड की बात की जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस ग्रीनलैंड में जो वाटर बॉडीज पाई जाती है ना, उन वाटर बॉडीज में मरकरी पाया गया है। ये मरकरी एक नेचुरली टॉक्सिक मटेरियल है। ठीक है ना भाई। तो ये जो फिजोर्ड्स हैं साउथ वेस्टर्न ग्रीनलैंड के, जो नदियां हैं ग्रीनलैंड की, वहाँ पे कहीं ना कहीं मरकरी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा पाया जा रहा है। पॉल्यूटेड इनलैंड, जैसा जितना मरकरी का पॉल्यूशन लेवल चाइना की इनलैंड रिवर्स में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उतना ही यहाँ पे ग्रीनलैंड में नज़र आ रहा है। तो क्या ग्रीनलैंड में भी इतने लेवल पे इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती हैं? नहीं। ये एक्चुअली में इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि देखिए, जो मरकरी रिच बेड रॉक है वो पाया जाता है इन ग्लेशियर्स में। इस मर्चरी रिच बेड रॉक का धीरे धीरे स्लो मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है, और उसके चलते जो मरकरी के पार्टिकल्स हैं वो ग्लेशियर के मेल्ट होने के साथ साथ वहाँ की जो लोकल बॉडीज हैं उसमें जा रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो जितना भी पानी हमारे चारों तरफ है उसमें कहीं ना कहीं मरकरी मिलती है। अगर आप रिवर्स की बात करिए तो रिवर्स में 1 से लेकर 10 NgL1 तक आपको मरकरी मिलेगी। यानी एक बड़े ओलंपिक के स्विमिंग पूल में अगर आप एक सॉल्ट जितनी मरकरी मिला दो तो इतना तो नॉर्मल मरकरी का कंसंट्रेशन हर पानी में मिलता है। लेकिन ग्रीनलैंड आइस शील्ड में जो मरकरी लेवल्स मिले हैं दैट इज 150 NgL1। 150 NgL1 बहुत ज़्यादा मरकरी का कंसंट्रेशन होता है एंड दिस इज एक्चुअली वेरी पॉल्यूटिंग फॉर द लोकल रिवर इकोलॉजी। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे ग्रीनलैंड में पाया गया। मरकरी की बात की जाए तो इसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। काफ़ी फैसिनेटिंग एलिमेंट है। कभी कभी मरकरी से आप लोग खेलते भी हैं घर में, बट बड़ा कॉशियस रहिएगा कि किसी के मुंह में या फिर आप कंज्यूम ना कर जाओ उसको गलती से। क्या होता है कि मरकरी की बोतल निकाली, थोड़ी हाथ में डाला, वो ऐसे बहती है तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो ये जो क्विक सिल्वर है मरकरी, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। कुछ कुछ पानी जैसा होता है। ओके। और आप देखो कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं ह्यूमंस के ऊपर और इकोसिस्टम के ऊपर। ये प्राइमरली एक ऐसे मिनरल में पाया जाता है जिसका नाम है सिनाबार। सिनाबार में 86% मरकरी पाई जाती है। मरकरी रिलीज होता है थ्रू नेचुरल वेदरिंग ऑफ रॉक्स या फिर आप कह लीजिए वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू। तो कोल बेस्ड जो कंजम्पशन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है, ये एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे बहुत ज़्यादा मरकरी रिलीज होता है इन्वायरमेंट में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम करती हैं, केमिकल्स की, पेस्टिसाइड्स की, पेपर फैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वहाँ से मरकरी बहुत हद तक रिलीज होता है। और एक बार ये मरकरी इन्वायरमेंट में पहुंच गया तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी काफ़ी स्टेबल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिस इज बायोलॉजिकली वेरी टॉक्सिक फॉर सॉइल, फॉर प्लांट्स एंड इवन फॉर ह्यूमंस। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी ये सब मछलियों वगैरह सबको मार देता है, दूषित कर देता है, और फिर वही आप लोग खा लेते हो और इससे होती है एक डिजीज जिसका नाम है मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज कहाँ पे हुई थी? जापान में हुई थी। काफ़ी इसने कियोस मचाया था। तो मिनीमाटा कन्वेंशन बनाया गया है मरकरी के पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, सुना ही होगा आपने। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में न्यूज़ आपको काम आएगी। व्हाट्सएप अप्रोचेस दिल्ली हाई कोर्ट, इसके लिए भी एक छोटा सा मैंने कल शॉर्ट बनाया था। तो व्हाट्सएप ने जाके दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया भारत सरकार के अगेंस्ट। ये जो नए आईटी रूल्स आए हैं, व्हाट्सएप का ये बोलना है कि दे वॉयलेट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक जजमेंट है के.एस. पुत्तस्वामी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। के.एस. पुत्तस्वामी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि भाई टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा उठ के आते हैं, और ये जो प्राइवेसी का वायलेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज यानी प्राइवेट एंटिटीज द्वारा भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी को बचाना, दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ऐसा बोला था सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुत्तुस्वामी केस में। अब जब केएस पुत्तुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी में राइट टू एनोनिमिटी भी आता है, तो ऐसे केसेस में व्हाट्सएप का ये बोलना है कि जो भारत सरकार हमको बोल रही है कि अगर कोई मैसेज अनलॉफुल है तो आप हमको ये बताओ कि वो मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अब व्हाट्सएप का ये बोलना है कि देखिए हमको ये नहीं पता चलेगा कि भारत सरकार कौन से मैसेज के लिए बोल देगी कि पहला ओरिजिनेटर बताओ। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि जितने भी मैसेजेस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे हैं, हमको सारे के सारे मैसेजेस का ट्रैक रखना पड़ेगा, और सारे के सारे मैसेजेस का ट्रैक रखना पड़ेगा तो दिस विल बी अ बिग वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, दिस इज डेफिनेटली अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। ये बात बोली है यहाँ पे व्हाट्सएप ने। कहीं ना कहीं व्हाट्सएप की बात सही है। व्हाट्सएप का ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन सिस्टम है, ये कैसे काम करता है कि भाई आप जब अगर व्हाट्सएप पे मैसेज किसी और को भेज रहे हो और वो आपका मैसेज पढ़ रहा है, तो आप दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी इस मैसेज को पढ़ नहीं सकता, इवन व्हाट्सएप भी इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। इसको एंड टू एंड इनक्रिप्शन बोलते हैं। तो जब दो लोगों के बीच में जो मैसेज जा रहे हैं वही व्हाट्सएप नहीं पढ़ सकता, तो ओरिजिनल मैसेज कहां से शुरू हुआ था ये व्हाट्सएप कैसे पढ़ लेगा। व्हाट्सएप का एक पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं व्हाट्सएप का ये जो पॉइंट है ना, वो इस बात पे आके इलीगल हो जाता है कि कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप की पॉलिसी क्या बोलती थी कि हम यूजर्स का डाटा शेयर करेंगे फेसबुक के साथ और उससे ऐड सर्व करेंगे। अभी अगर आप यूजर के मैसेज तक नहीं पढ़ रहे हो तो आपको ये कैसे पता है कि यूजर्स की प्रायोरिटीज क्या हैं, यूजर्स को क्या क्या पसंद है, और फिर उसको आप मोनेटाइज कैसे करोगे। क्योंकि अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन है और व्हाट्सएप में दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, तो वो बातचीत में क्या डाटा शेयर हुआ उसके बेसिस पे तो मोनेटाइज करोगे उनके ट्रैफिक को आप फेसबुक में। तो जब आप बोल रहे हो कि आप इंक्रिप्शन कर रहे हो एंड टू एंड, मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चल पा रही उस यूजर्स के बारे में। तो जब इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चल पा रही तो उसको मोनेटाइज कैसे करोगे फेसबुक में। बहरहाल केस ये पहुंच गया है आपका हाई कोर्ट में। अब दिल्ली हाई कोर्ट देखते हैं क्या बोलती है। मोस्ट प्रॉब्ली दिल्ली हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन आएगा, चाहे सरकार के फेवर में हो चाहे व्हाट्सएप के फेवर में हो, वो डिसीजन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फाइनली डिसीजन उसमें सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पे लेने वाला है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन सिटीजन की राइट टू प्राइवेसी वॉलेट हो रही है, ये सब बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या निकलता है। साइबर सिक्योरिटी और डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश का, किसके साथ, श्रीलंका के साथ। क्या बताया जा रहा है इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में, भाई बांग्लादेश ने $200 मिलियन का करेंसी स्वैप फैसिलिटी दी है श्रीलंका को। ओके, इस करेंसी स्वैप फैसिलिटी के थ्रू श्रीलंका की इकोनॉमी को यहाँ पे काफी मदद मिलेगी। श्रीलंका की इकोनॉमी के हालात कुछ ज्यादा ही खराब चल रहे हैं। अप्रैल 2021 में जो श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स थे, देवर समवेयर अराउंड $4.5 बिलियन, और एक्चुअली में इतनी की ही एक्सटर्नल डेप्ट है श्रीलंका का। मतलब श्रीलंका को पैसा भी $4.5 बिलियन चुकाना है और उनके पास फॉरेक्स रिजर्व भी केवल इतना ही बचा हुआ है। तो ऑलरेडी श्रीलंकन इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। श्रीलंका बहुत ज़्यादा पैसा चाइना से ले चुका है फाइनेंशियल असिस्टेंस में। $1.5 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट चाइना के साथ चालू है। $500 मिलियन का लोन मिला है चाइना से। पिछले साल भी $500 मिलियन का लोन मिला था चाइना से। एक्सिम बैंक ऑफ कोरिया से भी $500 मिलियन का लोन लिया है यहाँ पे चाइना ने, तो सॉरी बांग्लादेश ने, सॉरी श्रीलंका ने। तो श्रीलंका यहाँ पे काफ़ी लोन ले रहा है, काफ़ी लाइन्स ऑफ क्रेडिट ले रहा है। इंडिया के साथ भी श्रीलंका की लाइन ऑफ क्रेडिट थी, ओके, लगभग $400 मिलियन की, जो कि कहीं ना कहीं फरवरी 2021 में श्रीलंका ने सेटल कर दी। क्यों सेटल कर दी? क्योंकि श्रीलंका ने इंडिया से एक्सटेंशन मांगा था, इंडिया ने एक्सटेंशन दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट था कोलंबो वाला, इससे इंडिया को निकाल दिया बाहर। किसने? ये आपका श्रीलंका ने। श्रीलंका ने बोला कि भाई ये कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट से आप बाहर निकल जाओ। अभी चाइना के सारे प्रोजेक्ट चालू हैं श्रीलंका के अंदर, और इंडिया वालों को बाहर निकालने और फिर कहीं ना कहीं एक्सटेंशन मांग रहे हैं करेंसी स्वैप का। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत सरकार बेवकूफ़ तो बैठी नहीं है। अभी श्रीलंका यहाँ से एक साल से एक और चीज़ मांग रहा है कि हमको $1.1 बिलियन का करेंसी स्वैप फैसिलिटी दो। क्या होता है करेंसी स्वैप फैसिलिटी? करेंसी स्वैप मतलब करेंसी को एक्सचेंज कर लेना। तो अगर इंडिया और आपका श्रीलंका के बीच में करेंसी स्वैप होता है तो श्रीलंका की जो करेंसी है उतने ही अमाउंट की वो इंडिया के पास आ जाएगी और इंडिया की श्रीलंका के पास चली जाएगी। अभी इंडिया वाली करेंसी को इस्तेमाल करके इंडिया से भी सामान खरीद सकता है श्रीलंका, और किसी दूसरे देश से भी सामान खरीद सकता है जो कि इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट करता हो। जरूरी नहीं है कि इस करेंसी स्वैप फैसिलिटी में केवल इंडियन रुपीस ही देगा, इंडिया कोई दूसरा करेंसी जैसे कि डॉलर या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी दे सकता है श्रीलंका को। वो डिपेंड करेगा कि उस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या क्या प्रोविजंस लिखे हुए हैं। ठीक है ना भाई। श्रीलंका के हालात इस समय पे बहुत खराब चल रहे हैं। उनका टूरिज्म सेक्टर, एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट, टी, ये सब कहीं ना कहीं पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रखा है।
इनका डॉन्टिंग डेप्ट रीपेमेंट शेड्यूल है, पैसे इनके पास बचे नहीं है। बांग्लादेशी बैंक के बोर्ड ने डिसाइड किया कि भाई 200 से लेके 250 मिलियन डॉलर बांग्लादेशी रिजर्व से निकाल के हम श्रीलंका को देंगे 3 महीने के लिए एज अ करेंसी स्वैप फैसिलिटी। तो इस समय पे श्रीलंका जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पैसा जुगाड़ करके अपनी इकोनॉमी चला रहा है। ठीक है, मेजर उन्होंने जो पैसा ले रखा है वो चाइना से ले रखा है। चाइना की डेप्ट क्रॉसेस में जबरदस्त तरीके से वो फंस रहे हैं। एक पोर्ट अपना हम्बन टोटा खो चुके हैं, शायद वो दूसरा भी खोने के मूड में होंगे, तभी तो इतना पैसा उठा रहे हैं चाइना से। तो ये थी एक और न्यूज़। आज इतनी ही न्यूज़ें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे जाने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करें।